2026, 2025 और 2024 से काफी डिफरेंट होने वाला है। मतलब तेजी की उम्मीद तो बिल्कुल है, बट उस वजह से नहीं जिस वजह से पिछले 2 सालों में तेजी हो रही है। और जब तेजी के सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएं, तो हमारी पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। सो आज मैं आपको बताऊंगा 2026 में मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्यों डिफरेंट होगी, सो दैट विद मी यू कैन ऑल्सो थिंक स्मार्ट एंड इन्वेस्ट प्रॉपरली इन 2026। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में तेजी शुरू होती है 2023 के अंदर। उस साल का रिटर्न आता है 55%, 2024 में 84% और 2025 में तेजी कंटिन्यू होती है, रिटर्न बनता है 51%। अब कोई भी आम इन्वेस्टर होगा वो ये सोचेगा कि यार 2026 में भी 40-50% तो बचनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तेजी कुछ साल चलती है, राइट? बट अगर एक लाइन में मुझे आपको ये पूरी तेजी एक्सप्लेन करनी हो तो मैं कैसे बताऊंगा? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। दैट मींस अगर इस तेजी को 2026 में कंटिन्यू होना है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी मार्केट को करेंसी जितनी स्टेबिलिटी देती है ना, उतनी और कोई चीज नहीं देती है। पूरे 2025 में द करेंसी डिप्रिशिएटेड बाय ऑलमोस्ट 0%। 279 पे शुरू हुई, 280 पे खत्म हो गई। और अगर करेंसी डिप्रिसिएशन नहीं है तो इन्फ्लेशन ऊपर नहीं जाएगा। इसी वजह से जहां 2024 में 13.25% का इन्फ्लेशन था, 2025 के अंदर सिर्फ 3.2% था। और जब इन्फ्लेशन नीचे है तो इंटरेस्ट रेट, जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक मेथड होता है स्टेट बैंक की तरफ से, वो भी नीचे आना था, आ गया। 2025 शुरू हुआ इंटरेस्ट रेट 13% पे, 2025 खत्म होता है इंटरेस्ट रेट 10.5% पे, यानी 2.5% इंटरेस्ट रेट भी कट होते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो मार्केट बढ़ती है पूरे 53,000 पॉइंट्स। तो सवाल यह है कि अगर इन तीन चीजों की वजह से प्राइमरीली स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी, तो 2026 में इन तीन चीजों के साथ क्या होना है? क्योंकि अगर इन तीनों चीजों पे ओपिनियन बना लिया तो 2026 में कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर पाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू समथिंग। ये समझ लें कि अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एंड फ्यूचर के बारे में नो वन कैन बी श्योर। हम सिर्फ करंट नंबर्स को देख सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और उसके ऊपर एक ओपिनियन बना सकते हैं। सो जो नंबर्स मैं आपको बताऊंगा वो जरूर देखिएगा, बट लॉजिक्स को भी पूरी तरीके से सुनिएगा। अब 2026 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? करेंसी। और हमें ये देखना है कि यार करेंसी डिप्रिशिएट होगी या नहीं। करेंसी को फोरकास्ट करने के लिए ना दो चीजें इस्तेमाल होती हैं, एक होता है रियर का नंबर और दूसरा होता है डॉलर का इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट रियर नंबर। रियर का जो नंबर है ना, ये तकरीबन इकोनॉमिस्ट फॉलो करते हैं, ये करेंसी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब करेंसी डिप्रिशिएट हो सकती है, अंडर वैल्यूड का मतलब करेंसी यहीं रह सकती है या अप्रिशिएट हो सकती है, जो लास्ट कुछ सालों में पाकिस्तान के साथ हुआ। पाकिस्तान का जो लेटेस्ट रियर नंबर है ना, वो है 105। मींस करेंसी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है इस मेथड के मुताबिक। बट सवाल ये आता है फुरकान भाई, ये रियर है क्या? रियर ये बताता है कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स है ना, वो दुनिया के मुकाबले में, हमारे कंपेटिटर्स के मुकाबले में कितने सस्ते हैं या कितने महंगे हैं। और अगर रियर 100 से कुछ ज्यादा ऊपर है तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अब आपके प्रोडक्ट्स आपके कंपेटिटर के मुकाबले में महंगे हो गए हैं। फिर नेचुरली सवाल ये उठता है कि भाई महंगे प्रोडक्ट हैं तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे? और अभी हम 105 के ऊपर हैं। मतलब कुछ लोगों को लग रहा है हम एक्सपेंसिव हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। बट अब ये इंटरेस्टिंग बातें सुने। 2024 के मार्च और अप्रैल में पाकिस्तान का रियर हो गया था 104, जो बगैर डिप्रिसिएशन हुए सितंबर 2024 में वापस आ जाता है 100 पे। फिर जनवरी 2025 में फिर रियर हो जाता है 104, जो कि बाय मई 2025 खुद ही नीचे आके 100 हो जाता है। इसका मतलब ये है कि रियर नीचे लाने के लिए जरूरत नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ करेंसी डिप्रिसिएशन हो। बाकी मुल्कों में इन्फ्लेशन कितना है वर्सेस पाकिस्तान के मुल्क में इन्फ्लेशन कितना है, टाइम कितना गुजरा है, ये भी रियर को चेंज करता है। अब मैं इससे बड़ी एग्जांपल देता हूं। इंडिया का रियर आपको पता है कितना है? आज 112 है। पिछले 10 सालों में 108 से नीचे रियर आया ही नहीं है। और हमें पता है इंडिया कितनी एक्सपोर्ट कर रहा है, कितनी ग्रोथ कर रहा है। इसका मतलब रियर एक इंडिकेशन है, डिसीजन मेकर नहीं है। ये सिर्फ इतना बताता है कि करेंसी का प्रेशर बिल्ड हो सकता है। सॉर्टेड। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर आपको पता है क्या है? डॉलर का फ्लो। डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं? रिजर्व्स बढ़ रहा है या घट रहा है? डेट रोल ओवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना है? मतलब इंपोर्टर्स के साथ साथ कहीं पाकिस्तानी भाई भी तो डॉलर नहीं भर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि रियर हाई हो लेकिन रुपया डिप्रिसिएशन ना हो, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, डॉलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो बराबर है, लोगों को कॉन्फिडेंस है। और ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे साथ हुआ था 2023 में कि रियर बिल्कुल ठीक हो लेकिन कॉन्फिडेंस ना हो, रिजर्व्स गिर रहे हो, आउटफ्लो डॉलर का ज्यादा हो, और फिर हुआ क्या? रुपया डिप्रिसिएशन। सो बड़ा सवाल 2026 में करेंसी के लिए पता है क्या होगा? इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो कैसा है? इनफ्लो आउटफ्लो कैसे देखते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेमिटेंसेस से। 2025 में एक्सपोर्ट फ्लैटिश, रेमिटेंसेस बहुत तेजी से बढ़ी, बट तकरीबन उतना ही पैसा इंपोर्ट ने बढ़ के खा लिया। और जब इन सबको हम मिला के देखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट सरप्लस या करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट सरप्लस मतलब डॉलर ज्यादा आया
वर्सेस गया। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब डॉलर ज्यादा गया, कम आया। 2025 में हम नेट पॉजिटिव नंबर पे क्लोज हुए हैं। 11 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 12वें महीने का नंबर आया नहीं है अभी। बट 2026 के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स आर राइजिंग और रेमिटेंस को हम फोरकास्ट नहीं कर सकते कि 40% से बढ़ेगा या 5% से बढ़ेगा। सो 2026 में मेरी नजर करंट अकाउंट डेफिसिट के मंथली नंबर्स पे होगी। एक इंडिकेशन मैं आपको देता हूं ताकि आप भी घबरा ना जाए डेफिसिट में जब हम जा रहे हो। तो आजकल के जिन हालात में पाकिस्तान है ना, 1% ऑफ जीडीपी हम अफोर्ड कर सकते हैं, विच इज 3.5 से 4 अरब डॉलर साल का डेफिसिट। इसको फाइनेंस करना आसान होगा, मतलब महीने का 300 से 350 मिलियन डॉलर अगर हम डेफिसिट में चले भी जाते हैं तो घबराने की नीड नहीं होगी। 3-4 अरब डॉलर उधार उठाना आसान होना चाहिए। वैसे भी हम पांडा बॉन्ड कर रहे हैं और उसके बाद इंशाल्लाह यूरो बॉन्ड भी करेंगे। 2026 में जब तक ये नंबर इन नंबर से बहुत ज्यादा खराब नहीं हो जाता, मैं शायद करंट अकाउंट के या इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो के लेवल्स पे घबराऊंगा नहीं। अब बाकी दो चीजें, इन्फ्लेशन मुझे और बाकी बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है 8 से 9% एवरेज करेगी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट के पास शायद बहुत ज्यादा जगह ना हो नीचे आने के लिए। अभी हम 10.5% पे, शायद 10% पे आ जाए। बट अगर 9% का इन्फ्लेशन है तो 10% का इंटरेस्ट रेट तो होना चाहिए, राइट? ये चीजें चेंज हो सकती हैं। ऑयल प्राइस बहुत बुरी तरीके से टूट जाए, हमें कहीं से बाहर से पैसे मिलना शुरू हो जाए, बट अभी तक जो नजर आ रहा है, दीज आर द ओवरऑल नंबर्स आई एम ट्रैकिंग फॉर 2026। ये तो हो गई इकोनॉमी की बात। हमें ये समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किन किन चीजों को फॉलो करना है और कौन सा बेंचमार्क नंबर है जिसको देखना है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 2026 में 2025 के मुकाबले में मेरी स्टॉक सिलेक्शन इज गोना बी वेरी डिफरेंट। और ये समझाने के लिए मुझे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देनी पड़ेगी 2025 से। ये जो 58,000 पॉइंट की तेजी हुई है ना लास्ट ईयर 2025 में, उसका 45% कंट्रीब्यूशन यानी 26,500 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स ने दिए। भाई, बैंक्स तो तकरीबन डिविडेंड के लिए लिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा था तो हमें सबको पता था कि बैंकों की अर्निंग नीचे आ जाएगी या ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, तो फिर बैंक्स क्यों बढ़ गए? एग्जैक्टली ये समझाना है मुझे आपको। डिविडेंड स्टॉक्स हो, ग्रोथ स्टॉक्स हो, नंबर बैक्ड स्टोरीज हो या स्मॉल कैप स्टॉक हो, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो पूरी बाजार इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी ऊपर जाना शुरू कर देती है। और ये उस वक्त तक ऊपर जाती है जब तक इंटरेस्ट रेट गिरने का पेस खत्म ना हो जाए। कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट रेट पहुंच के रुकेगा, राइट? और अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में कट नहीं है, इसका मतलब ये जो पूरी बाजार एक साथ ऊपर जा रही थी, चाहे कोई भी स्टॉक आपके पास हो, वो स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती 2026 के अंदर। यानी ओवरऑल मार्केट के रिटर्न से ज्यादा 2026 में रिटर्न्स का ताल्लुक स्टॉक पिकिंग से होने वाला है कि आपने क्या स्टॉक खरीदा और आपने कितने पर खरीदा। यानी 2026 में वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जिसका अर्निंग पोटेंशियल अच्छा है और जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। और एग्जैक्टली ये स्ट्रैटेजी हमने 6 महीने पहले से अपने कम्युनिटी मेंबर्स को डीप डाइव्स के थ्रू बताना शुरू कर दी थी। डीप डाइव्स मतलब किसी एक कंपनी को हर महीने उठाना और उसको इस तरह से देखना जितना एनालिस्ट ने भी नहीं देखा, ताकि अगर आप इन्वेस्ट करें उसके अंदर तो आपको उसके कोर नंबर्स और कन्विक्शन हो उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल दिसंबर 2024 में हम लोगों ने इत्तेहाद केमिकल को देखा था। आई थिंक उस वक्त 75 इश का रेट होता था और आइडिया ये था कि आगे जाके अर्निंग्स ग्रोथ आएगी बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंशन एंड पावर प्लांट, एंड वो अर्निंग्स ग्रोथ अभी वैल्यूएशन में बिल्ट इन नहीं है। और जनवरी में सितारा केमिकल्स SITC आई थिंक ₹350 का रेट होता था, सेम स्टोरी। कोल पावर प्लांट अर्निंग्स ग्रोथ जो कि प्राइस्ड इन नहीं है। जुलाई 2025 में एटलस होंडा आई थिंक 1000 का होता था। आइडिया ये था कि अगर इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है, सबसे पहला पैसा, सबसे ज्यादा टेलविंड मोटरसाइकिल डिमांड में आती है, यानी अर्निंग्स ग्रोथ। और वैल्यूएशन बिल्कुल चेंज नहीं हुई थी। और ये स्टॉक तो डिविडेंड भी देता है, मतलब यील्ड भी मिलती है। इसी तरह PTC यहाँ पे बट केस थोड़ा डिफरेंट था। 28 वगैरह पे हम लोगों ने इस पे डीप डाइव बनाया था और स्टोरी ये थी कि आज की अर्निंग्स के हिसाब से शायद आपको महंगा लग रहा है, लेकिन जब टेलीनॉर और यूफोन का मर्जर हो जाता है और अगर कॉस्ट कटिंग आती है, हर 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट के कटने पर PTCL के ऊपर क्या इंपैक्ट निकल के आता है। ह्यूज नंबर्स थे जब सेंसिटिविटी की थी। तो इसी तरह जो लास्ट मंथ क्लोज हुआ, निषाद पावर, निषाद चुनिया पावर 43 एंड आई थिंक 34 के थे। द आइडिया वाज पावर प्लांट का बिजनेस है, कैश रिच कंपनीज है, पहले कैश पे लंबा डिस्काउंट देते थे क्योंकि हमें लगता था ये पैसे हमें मिलेंगे नहीं। अब दे इन्वेस्टेड इनटू एन ऑटो प्लांट, वो बना रहा है PHEV और EV, जिन पे टैक्सेस भी कम है, इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम है। और आजकल जिन पाकिस्तानियों के पास पैसा है उन्होंने गाड़ियां ही तो लेनी है। और सिर्फ ओल्ड स्टॉक्स पे डीप डाइव नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है PF एग्रो का IPO आया था, आई थिंक 18 रुपए पे आया था। वहां पे भी सॉलिड बिजनेस था, ग्रोथ का पोटेंशियल था, दोनों लोकल साइड से एंड एक्सपोर्ट साइड से। पाकिस्तान की पहली लिस्टेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पाकरा, इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी चाहिए ही नहीं, मतलब इनका कैश फ्लो इज वेरी गुड, इसीलिए इनका पे आउट रेशियो बेहतर है। बट आपको पता है मैं डीप डाइव्स के साथ साथ एक और चीज अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को सिखा
सिखा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये चीज आप भी सीखें। 2026 में सिर्फ रिटर्न्स को फॉलो नहीं करना है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने हैं। भाई 40,000 की बाजार 1,85,000 पॉइंट पे पहुंच गई है, यानी ऑलमोस्ट 5 गुना हो गई है बाजार। मींस सब का सब ऊपर जा चुका है। यहां संभाल के इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर एक कंपनी में 50% की आपको अर्निंग ग्रोथ लग रही है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया है, यू शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट स्टॉक। अगर आपको 50% ग्रोथ लगती है और आपको लगता है ग्रोथ कंटिन्यू करेगी, बट उसकी स्टॉक प्राइस में वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, जितने पी पे उसको चलना चाहिए, जितना डीसीएफ उसका होना चाहिए वो नहीं है, दैट व्हाट इट मैटर्स। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स के अंदर नीचे गिरने का चांस कम होगा, क्योंकि इन टाइम्स पर पैसा संभालना इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्स्ट्रा रिटर्न कमाना। शुरू में ही नुकसान हो गया तो बचेगा क्या? यही इथॉस, यही स्ट्रैटेजी मैं अपने पोर्टफोलियो के लिए इस्तेमाल करता हूं। और इन्वेस्ट कार एडवाइजरी जो कि अभी 1 आध महीने में लॉन्च होने वाली है, उसमें भी यही इथॉस होगा। पहले नुकसान को प्रोटेक्ट करना है या ये देखना है कितना नुकसान हो सकता है वर्सेस कितनी अपसाइड आ सकती है। अगर इस वजह से हमें अच्छे स्टॉक्स लेने पड़े जो मार्केट के हिसाब से ना भी चले तो भी वी आर फाइन, बिकॉज पैसा गया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में नुकसान को प्रोटेक्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट, मार्केट को कितना आपने आउट परफॉर्म किया। सो इस सेक्शन को मैं राउंड अप करता हूं कि 2026 स्टॉक पिकिंग का साल होगा। ऑफ कोर्स ओवरऑल मार्केट भी रैली करेगी, बट अगर आप मार्केट को आउट परफॉर्म करना चाहते हैं या कन्विक्शन से स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो स्टॉक पिकिंग माइट गिव यू बेटर रिजल्ट्स। बट जो स्टॉक्स आप पिक कर रहे हैं उसका रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो देखना बहुत जरूरी है अगर आपको सुपीरियर और बेटर रिटर्न कमाना है। अब बेटर रिटर्न की बात हो गई तो आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे, फुरकान भाई गोल्ड और सिल्वर का तो स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न था, उसके बारे में तो कुछ बात करें। क्या वो नहीं होने चाहिए पोर्टफोलियो में? बिल्कुल होने चाहिए, बट कितना और क्यों ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मेरे पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक्स है एंड 10% गोल्ड है। और गोल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर का रिटर्न गोल्ड का स्टॉक मार्केट से ज्यादा है। ये काफी टाइम से ये एलोकेशन है, क्योंकि गोल्ड मेरा प्रोटेक्शन एसेट है, रिटर्न एसेट नहीं है। आई डोंट केयर गोल्ड का रिटर्न अगले साल क्या होगा, माइनस में होगा या बहुत ज्यादा प्लस होगा। बट अगर मुझे दुनिया में 2-4% भी चांस लगता है ना कि कुछ बहुत बुरा हो सकता है, कोई बड़ी वॉर हो सकती है, आपस में छोटी छोटी बहुत सारी वॉर्स हो सकती हैं, तो मुझे मेरा गोल्ड ही प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज आई विल नॉट नो फाइनेंशियल एसेट्स के साथ क्या होता है। बट फुरकान भाई आप तो प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, आपका लॉजिक तो समझ में आ गया, रिटर्न के बारे में बताएं ना। अगले साल आपको लगता है कि रिटर्न गोल्ड का अच्छा होने वाला है? ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगले साल कितनी वॉर्स होने वाली हैं या कितनी वॉर्स खत्म होने वाली हैं? मैं तो नहीं बता सकता, बिकॉज अभी जो गोल्ड की रैली बन रही है वो रिस्क ऑफ रैली है। बट मैं डेटा जरूर देख सकता हूं जो मैं आपको बता देता हूं। जिन 2 सालों में बैक टू बैक 25 या 30% से ज्यादा रिटर्न बनाए, उसके अगले साल गोल्ड नीचे आ गया। दैट इज ऑल द डेटा टेल्स मी। हो सकता है ये डेटा टूट जाए और गोल्ड इस बार भी ऊपर चला जाए और बड़ा चला जाए, या शायद डेटा मेंटेन हो जाए और इस साल गोल्ड में करेक्शन आ जाए। इसी वजह से 10% से ज्यादा नहीं और 10% से कम भी नहीं। सो ये पूरी वीडियो को रिव्यू करते हैं कि 2026 में आपने करना क्या है। नंबर 1, सबसे पहले तो करंट अकाउंट के मंथली नंबर्स पे आपने नजर रखनी है। ये बताएगा कि रुपए के ऊपर कोई बड़ा रिस्क तो नहीं है, छोटी मोटी डिप्रिसिएशन इज ऑल फाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट बड़ा रिस्क एंड वी ऑल नो कि जब रुपया डिप्रिशिएट होता है तो ये सिंगल बिगेस्ट फैक्टर होता है जो मार्केट के कॉन्फिडेंस को शटर कर देता है, क्योंकि ये अपने साथ साथ इन्फ्लेशन को ऊपर ले जाता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाता है। सो इस नंबर को फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज जरा सी स्टेबिलिटी डगमगाई हमारी मार्केट के लिए बुरा हो सकता है। सो कीप योर आईज ओपन। नंबर 2, स्टॉक पिकिंग 2026 के लिए ज्यादा सूटेड होगी बनिस्बतन एक साथ पूरी मार्केट ऊपर जाए। मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, बट जिन लोगों को स्टॉक पिकिंग समझ में आती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए करते हैं, जैसे मैं खुद अपने आप के लिए करता हूं या आप अपने आप के लिए करते हैं, दैट माइट टर्न आउट टू बी मोर प्रॉफिटेबल, मोर फ्रूटफुल देन ओवरऑल इन्वेस्टिंग इन द इंडेक्स। अगर आप नहीं कर सकते, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज गुड इनफ। ये उन लोगों के लिए था जो करते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं। एंड नंबर 3 एंड प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिर्फ रिटर्न 2026 में मत देखिएगा। ये मेरा ब्रादराना मशवरा है आपको, रिस्क वर्सेस रिटर्न। कोई भी बंदा आउट परफॉर्म कर सकता है ज्यादा कचरा खरीद कर, बट अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आए स्टॉक मार्केट के अंदर, जिसमें हमें नुकसान को कम से कम करने की कोशिश करनी है और रीजनेबल रिटर्न बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम अगले 15-20 साल टिक पाए इस बाजार के अंदर, ऑलवेज फॉलो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। आई होप मेरी ये नंबर बैक्ड अंडरस्टैंडिंग वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आई है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो मैं टॉप 10 सेक्टर्स ऑफ 2026 पे बनाने वाला हूं। एंड ड्रॉप मी अ कमेंट, आप कौन से सेक्टर के बारे में देखना चाहेंगे वीडियो, सो दैट आई मेक श्योर कि वो हो उसके अंदर। थैंक यू फॉर स्टिकिंग आउट फॉर सच अ लॉन्ग वीडियो। हैप्पी न्यू ईयर। आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई फुरकान। अल्लाह हाफिज।